लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। क्या नाम है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का सबसे पहले तो मतलब हम जानेंगे। ये जो वर्ड है सिंथेसिस, जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता चलेगा आप सेंटेंसेस नहीं समझ सकते। सिंथेसिस का मतलब बच्चों होता है संश्लेषण। क्या मतलब होता है? अब ये भी हिंदी का टिपिकल टर्म है, हो सकता है आपको इसका मतलब भी ना पता हो। तो संश्लेषण का मतलब अगर हम सरल शब्दों में बोले तो इसका मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ा किसे जा सकता है? दो शब्दों को भी जोड़ा जा सकता है, दो वाक्यांश को भी जोड़ा जा सकता है, दो उपवाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है, दो वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। तो जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो उसी को ही हिंदी में संश्लेषण और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप इस टॉपिक को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते होंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। ये आपके सिलेबस के अंदर आता है कि नहीं आता है? आपने अपना सिलेबस जो मैंने आपको दिया हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उन टर्म्स को नहीं जानेंगे इन सेंटेंसेस में हम जब उनके नाम लेंगे तो आपको बार बार वो पिंच करेंगे। आप कहोगे यार सर ये क्या नाम ले रहे हैं, इस तरीके कुछ वर्ड आएंगे। जैसे कि सबसे पहला टर्म है फ्रेज। पहला टर्म कौन सा है? फ्रेज। पहले भी हम आपको शायद इस बारे में बता चुके होंगे क्लास में। फ्रेज किसे कहते हैं? व्हाट इज अ फ्रेज? क्या होता है फ्रेज? बताओ कोई बच्चा। हिंदी में कहते हैं फ्रेज को वाक्यांश। फ्रेज को हिंदी क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। और ये शब्दों का वो समूह होता है जो पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जो पूरा सेंस नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं इन अ कॉर्नर, ऑन द रूफ, अंडर द टेबल, बिहाइंड द वॉल। तो ये देखो दो तीन शब्दों का एक समूह है। जब मैं आपसे बोलता हूँ इन अ कॉर्नर तो क्या पूरा मीनिंग निकल कर आ रहा है? आप देखोगे सर पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। इन अ कॉर्नर कोने में क्या है? ऑन द रूफ छत पर क्या है? बिहाइंड द वॉल दीवार के नीचे क्या है? तो क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है बच्चों? इसी को भी फ्रेज कहते हैं। याद रहेगा। फ्रेज के बाद में दूसरा आता है क्लॉज। चलो मैं लिखता भी जा रहा हूं साथ में। सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है? फ्रेज। दूसरा आता है बच्चों क्लॉज, CLAUSE। मैंने फ्रेज को तो देखो बताया आपको वाक्यांश है। क्या कहते हैं? वाक्यांश। लेकिन क्लॉज को हिंदी क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उपवाक्य। इसको उपवाक्य बोलते हैं। उप इसलिए लगा दिया क्योंकि ये पूरा वाक्य नहीं होता है, लेकिन वाक्य की नियम और शर्तों को पूरा करता है। ये क्लॉज का मतलब ये हुआ शब्दों का वो समूह जो कोई अर्थ देता है किंतु अपने में पूर्ण नहीं होता है। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस एंड इट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। तो क्लॉज जो है उसका अपना सब्जेक्ट पार्ट होता है, अपना प्रेडिकेट पार्ट होता है और किसी हद तक ये वाक्य की शर्तों को भी पूरा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उपवाक्य इसलिए है क्योंकि किसी वाक्य का हिस्सा है। एग्जाम्पल भी देखते चलिए। जैसे फ्रेज हो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल इन अ कॉर्नर, बताएगा ये फ्रेज हो गया। इसी तरीके से क्लॉज में देखें। जैसे शी सेड that she would go, she would, उसने कहा कि वो जाएगी। तो देखिए इसमें she said क्या है? ये क्लॉज है। एक क्लॉज ये हो गया और she would go ये क्लॉज 2 है। कितने क्लॉज हो गए सेंटेंस में? 2। और दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए आपको एक शब्द चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कंजंक्शन को हिंदी कहते हैं संधि। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पढ़ा जो लास्ट वाला होता है कंजंक्शन। तो ये दोनों क्लॉज को जोड़े हुए हैं। और जो मैंने बात आपसे कही कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी है और प्रेडिकेट क्या है? सेड है।
इसी तरीके से इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी है, और प्रेडिकेट क्या है, वुड वो है, ये प्रेडिकेट पार्ट। यानी कि हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट पार्ट होता है और अपना प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब हम क्लॉज को समझ गए अच्छी तरह से, कोई डाउट तो नहीं आपको लग रहा है? अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ क्लॉजेस की, क्या बात करेंगे हम, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। आपको बताइए आप, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर, क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर, कितने प्रकार के क्लॉजेस होते हैं, 8 प्रकार के क्लॉजेस होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? नहीं, वो क्लॉजेस नहीं है, वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। देखो जो क्लॉजेस जो होते हैं, सबसे पहला जो क्लॉज कहलाता है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहलाता है बच्चों, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को और नामों से भी जाना जाता है। एक हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। एक और इसका नाम बताइए क्या होता है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? अगर मैं प्रिंसिपल क्लॉज कहूंगा तब भी मैं इसी की बात कर रहा हूं, अगर मैं मेन क्लॉज कहूंगा तब भी मैं इसी की बात कर रहा हूं, अगर मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज कहूंगा तब भी मैं इसी की बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, प्रधान। मेन का मतलब भी मुख्य या प्रधान होता है, बड़ा, महत्वपूर्ण। और इंडिपेंडेंट का मतलब भी होता है स्वतंत्र, जो किसी के अधीन है, क्या के अधीन नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी के, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। जितने भी काइंड्स में दिखा रहा हूँ सबके एग्जाम्पल दूंगा, पहले ये समझ लेते हैं होते कितने प्रकार के। आप बताइए प्रिंसिपल क्लॉज के बाद दूसरा कौन सा क्लॉज होता है? दूसरा आप लिख लीजिए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। दूसरे नंबर का जो क्लॉज होता है उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आप देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? समन्वय करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? समन्वय करना। तो ये क्लॉज जो होता है ये दूसरे क्लॉज के साथ में कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है। कैसे करता है? जैसे मैं कहूं कि आज मैं स्कूल गया और मैंने व्याकरण सीखी। I went to school today and I learned grammar there. कितने क्लॉज है बच्चों? 2 क्लॉज है, ठीक है। एक क्लॉज कौन सा था? I went to school। और दूसरा क्लॉज कौन सा है? I learned grammar। और बीच में किस किस से जुड़ा हुआ है? एंड से। तो वो एंड तो कंजंक्शन हो गया, बाकी दोनों क्लॉजेस हो गए। और वो दोनों क्लॉजेस कौन से होंगे? वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इसलिए होंगे बच्चों क्योंकि दोनों को हमने किससे जोड़ा है? एंड से जोड़ा है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की शर्त यही होती है कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में दोनों ही क्लॉज हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए, यानी कि दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए, दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। समझ में आएगा कि नहीं आया? फिर तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? अभी आप लोग बोल रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बच्चों जिस तरह से हमने प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा, उसी तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड रहता है किस पे? प्रिंसिपल क्लॉज पर। तो इसी को ही हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। इसी क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्लॉज को आप कभी भी अकेला नहीं लिख सकते। इसे हमेशा जरूरत पड़ती है किस क्लॉज की? प्रिंसिपल क्लॉज की। इसीलिए हमने आपको उस समय इसका एग्जाम्पल नहीं दिखाया, क्योंकि अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों ही आ जाएंगे। क्या आप में से कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो बताइए। चलिए एक सेंटेंस में आपको बताना है तो कैसा रहेगा? आप एक ही एग्जाम्पल से अगर तीनों तरह के आपको क्लॉज पता चल जाए तो बढ़िया रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा दे रहा हूं जिसमें तीनों क्लॉज आपको फीचर होंगे, तीनों दिखाई देंगे। एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ लिखूंगा।
टू मार्केट एंड बॉट a pen which was stolen। देखो इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। पहला क्लॉज मैंने क्या लिखा है, आई वेंट टू मार्केट, यानी मैं बाजार गया। फिर है एंड बॉट अ पेन, एक कलम खरीदा। विच वॉज स्टोलन, जो कि चोरी हो गया। कितने क्लॉजेस है बच्चों? एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है और तीसरा क्लॉज ये। अब देखो इन तीनों क्लॉजेस की हेल्प से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला सेंटेंस आपको इसमें दिख रहा है आई वेंट टू मार्केट, दूसरा दिख रहा है बॉट अ पेन, फिर दिख रहा है विच वॉज स्टोलन। एक सेकंड के लिए दिमाग लगाइए और सोचिए कि ये किस किस तरह के क्लॉज हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखेंगे, बता दीजिए एक बार, देख लीजिए, बता दीजिए। सबसे इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ, इस पूरे सेंटेंस के अंदर सबसे मेन काम क्या हुआ? सबसे पहला काम आपने क्या किया कि आप बाजार गए। अगर ये गतिविधि नहीं होती तो क्या आप पेन खरीद पाते? और जो खरीदते भी अगर तो वो क्या चोरी होता? नहीं होता ना। तो जो सबसे इसमें अहम बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इनिशियल जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल क्लॉज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मुख्य वाक्य होता है, ये प्रधान वाक्य होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप इंडिपेंडेंट में इसलिए बोल रहा हूं कि इस सेंटेंस को उठा के दुनिया के किसी कोने में ले जाकर रख दो, ये अपना पूरा मीनिंग दे रहा है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, किसी पे भी डिपेंड नहीं। समझ में आ रहा है? कई बार मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो ये आपको टॉपिक इतना इजी लगेगा, आप खुद ब खुद से बनाते चले जाओ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। तो देखिए आई वेंट टू मार्केट, तो ये क्लॉज वन क्या हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज कोई आपसे पूछ ले क्यों है, तो आप जवाब देंगे क्यों? क्योंकि ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है, यानी मुख्य उपवाक्य है, और अपने आप में क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, ये किसी से जुड़ा नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है, ये अपना मीनिंग अपने आप में पूरा देने में स्वतंत्र है। भाई आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा देखिए, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम एंड से जोड़ते हैं तो एक ही सब्जेक्ट दोनों क्लॉज के लिए काम करता है। एंड से जब जोड़ते तो यही तो होता है, सब्जेक्ट एक ही लिखते हैं, क्रियाएं एक्शन दो लिख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब आई का मीनिंग समाहित है। आई बॉट अ पेन, मैंने कलम खरीदा। अब इसे क्या आप प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे कह सकते हो? इस कंडीशन में नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। और सेंटेंस का जो हिस्सा बच्चों एंड से जुड़ जाता है वो हमेशा कौन से क्लॉज की तरफ इशारा करता है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की तरफ। चाहे एंड से जुड़ जाए, चाहे बट से जुड़ जाए, चाहे और से जुड़ जाए, चाहे येट से जुड़ जाए, चाहे आइदर और से जुड़ जाए, चाहे नाइदर नॉर से जुड़ जाए। ये कुछ वर्ड्स मैं आपको लिखा भी दूंगा, ये वो वर्ड है जो हमें इशारा करते हैं कि ये क्लॉज कौन से होंगे? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मैं लिखा दूंगा आपको वर्ड्स। तो यहाँ पर ये क्लॉज जो नंबर 2 हो गया, इसको मैं सी लिखूं। सी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए तीसरा आइए अतुल, विच वॉज स्टोलन, जो चोरी हो गया। अब बच्चों देखो ये जो क्लॉज है किससे शुरू हुआ? विच से शुरू हुआ। अगर हम आपसे इतनी सी बात खाली बोलते हैं कि विच वॉज स्टोलन, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट? डिजर्व मतलब एबल है, योग्य है, ये बात समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। क्यों? आप कहेंगे सर ने विच से स्टार्ट कैसे कर दिया किसी सेंटेंस? मैं ऐसे बोलूं जो कि अमीर है, जो कि गरीब है, तो आपको क्या सब कह रहे हैं? आप ये अमीर है गरीब है, मतलब पूरी बात बताइए। तो आपका मतलब ये है कि आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलिए, कुछ तो बोलिए ताकि सेंटेंस समझ में आए। इसका मतलब जो भी इस तरह के वर्ड होंगे, विच होंगे, व्हेन होंगे, हाउ होंगे, व्हाट होंगे, ये सारे वर्ड जो है ये इशारा करते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार का क्लॉज है? सबऑर्डिनेट है, यानी ये अपने आप में निर्भर नहीं है,
ये किसी दूसरे पर निर्भर है, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की यही पहचान है कि इसमें इस तरह के वर्ड लगाए दिखाई देंगे। इसको मैं लिख देता हूं एस सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज दैट क्लियर और नॉट? इस माध्यम से आपको ये सब समझ में आ गया? इतना नोट कर लो, फिर हमें आपको आगे